वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने लगे क्लास 9th का फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। बहुत इजी चिल सीन है स्टूडेंट, वन बाय वन हम सब चीज़ों को देखते हैं। पहले क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को हम यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि हम इस चैप्टर में असल में देखेंगे क्या। असल में इस चैप्टर में हम यही देख रहे होंगे स्टूडेंट कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस तरह सॉलिड है, ठीक है, तो आप देख रहे हो ये डिफॉर्म हो गया, मीन्स की शक्ल क्या होगी, चेंज होगी। और जैसे ही मैंने इस फोर्स को छोड़ा तो ये ओरिजिनल वापस अपनी ही शेप में आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और सॉलिड में हम क्या कर लेते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ अगर डिफॉर्म हो जाए सॉलिड के केस में, जिस तरह आप स्प्रिंग को भी ले सकते हो यहाँ पे, तो जब हम उस पर वो फोर्स लगाते हैं एक स्प्रिंग पे, तो जब हम हटा देते हैं उस फोर्स को तो स्प्रिंग वापस अपनी ही जो होता है वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है जिससे वो मैटर बना हुआ है, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर बना हुआ है, जिससे मैं बॉल ले लूँ, तो इसके अंदर जो स्पेसिस है, जो इस एटम्स जिससे बना हुआ है, वो बहुत ही, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ही कम है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वापस अपनी क्या हो रहा है, पोजीशन में वापस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही केस लिक्विड और गैसेस में देखें तो उनके मॉलिक्यूल्स हमें पता है बहुत फॉर अवे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और फॉर अवे होने की वजह से क्या होगा, अगर आप एक लिक्विड पे कोई फोर्स लगाते हो और अगर वो लिक्विड किसी भी शेप में पड़ा हुआ था और अब आप उसकी शेप चेंज कर देते तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि उसके जो हमारे उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स है, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ही फॉर अवे पड़े हुए, उनके अंदर स्पेसिस बहुत ज़्यादा है। तो जो स्पेसिस का कम होना यही इसकी वजह होती है कि वो जो सॉलिड होता है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। डन, ओके। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे पास इलास्टिसिटी। उसके बाद हम हुक्स लॉ को भी देखेंगे, स्ट्रेस को देखेंगे, स्ट्रेस को देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करने लगे। जो इसकी एप्लीकेशन है हुक्स लॉ की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डन, ओके। स्टूडेंट यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं आपके सामने, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, वो डिफॉर्म हो रहा है। यानी कि डिफॉर्म का मतलब ये है कि वो अपनी शक्ल क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो किसी फोर्स की लगाने की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी शक्ल क्या कर ले, चेंज कर ले, ठीक है। और जब हम उस फोर्स को देखो, फोर्स लगाई, फोर्स ने शक्ल चेंज कर दी, और ये डिफॉर्मिंग जो फोर्स है इसको अगर मैं हटा दूं तो ये ओरिजिनल अपनी शेप में आ जाए, इस चीज़ को हम नाम बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। अब इसमें आप जो एग्जांपल है, डेफिनेशन में सामने लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यही बात है, ठीक है। मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। वो सारी बातें बता दी मैंने, जो कीवर्ड्स इसमें, डिफॉर्म, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब एग्जाम्पल में आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आनी चाहिए, दो कर लो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। एग्जाम्पल में वो आपसे क्योंकि पूछ सकता है कि इलास्टिसिटी किस किस केसेस में हो सकता है। ऐसे लो बेस्ड आना है पेपर तो ऑब्वियसली बात है वो यूँ पूछ सकता है। तो आपकी बुक में भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है कि जब हम एक स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। आप बेशक उसको कंप्रेस करो या उसको एक्सटेंड करो, कोई भी स्प्रिंग अगर हम ले लें, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम उस फोर्स को हटाते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। आपने देखा भी होगा जो हमारे पास पेन होता है, ठीक है, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी अगर आप स्प्रिंग देखें तो हम जब स्प्रिंग में एक फोर्स लगा रहे हैं, ये कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होने के बाद जब इसको वापस छोड़ा तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ये पेन की भी दे सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। देखो हाथ में पेन होगा तो इजीली आप एग्जाम्पल भी आपको याद रहेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, दूसरी हम यही बात कर सकते हैं, आप यूं भी कह सकते हो जो हम टेनिस बॉल पे हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, आप अगर ये लिखना चाहो तो भी वेल एंड गुड है। नहीं तो दूसरा ये कह दो कि जब टेनिस बॉल हिट करता है, बैट के साथ भी हिट करके डिफॉर्म होता है, या जो हमारे पास टेनिस का रैकेट होता है जब वो उसके साथ टकराता है तो हमें, अगर इसको बहुत स्लोमो में देखें, हमें दिखता तो नहीं है आंख से बजाय, लेकिन ये बॉल होता है थोड़ा सा क्या होता है, डिफॉर्म होता है। टेनिस की रैकेट के साथ जब ये टकरता है, किसी भी चीज़ के साथ टकरता है जब ये बॉल, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। और स्ट्राइक करने के बाद जब ये बॉल दोबारा आगे जाता है, ठीक है, तो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये सारी एग्जांपल हमारे पास क्या इलास्टिसिटी की, लचक की है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर कुछ अगर इलास्टिक है तो हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसी भी मटेरियल है जो कि इन इलास्टिक है, तो हमें इन इलास्टिक का भी पता होना चाहिए। इन इलास्टिक में वही बात आ जाएगी, अगर उसमें फोर्स लगाऊं और वो ओरिजिनल जो उसकी शेप है उसमें वापस नहीं आता तो वो सब केसेस क्या होंगे, वो इन इलास्टिक के हो जाएंगे। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मटीरियल्स दैट डोंट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आर कॉल्ड इन इलास्टिक, ठीक है। और यहाँ पर इसकी भी आपको अगर एग्जाम्पल देखें तो ये
प्लास्टिसाइन है हमारे पास, क्ले और डो है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास, ये आपने देखा भी होगा, जो चाइना मिट्टी जिसे आप कहते हैं, उससे जब हम फोर्स लगा के कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो जो मिट्टी सी होती जो हमारे पास जिसको आप चाइना मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसी का ये नाम है प्लास्टिसाइन। तो उसको जब हम खींचते हैं तो वो उसी तरह, जो अगर पहले वो जिस भी शक्ल में थी, अगर उसको हम खींच देते वो उसी तरह रह जाती है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम कहेंगे वो इन इलास्टिक है, इन अ सेंस कि वो अपनी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रहा। हम ग्लास भी यहाँ पे कह सकते हैं, वो भी इन इलास्टिक, अगर एक ग्लास टूटता है तो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आता, तो आप ग्लास को भी इन इलास्टिक में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। डन, ओके, क्योंकि वो भी डिफॉर्मेशन होगी ना उसकी, अब गिलास अपनी पहली शक्ल में तो नहीं रहा, ठीक है। क्ले ले सकते हैं, मिट्टी, अगर देखें मिट्टी को भी आप, अगर एक गीली मिट्टी, ये भी मिट्टी ही होती है और ये भी एक किस्म की मिट्टी है हमारे पास, जो उसको भी जब हम क्या करें, उसको जब एक्सपेंड करें तो वापस अपनी जो होगा ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। डो आप आटे को कह सकते हो, अगर हम आटे को भी जब हम गूंद रहे हैं अगर उसकी शक्ल चेंज कर दें तो वापस पहले वाली शक्ल में नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपना जो मोस्ट वांटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हुक्स लॉ और यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस को बुक में एज अ यूं डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस हो गया तो एसएलओ में ये क्वेश्चन बन सकता है कि यंग्स मॉडुलस क्या है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ जब डिस्कस है तो इट्स मीन कि ये चीज़ भी आएगी, ठीक है, पेपर में आ सकती है, ओके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हुक्स लॉ क्या है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो था इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे डस्टर कहाँ गया, ओके चले हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो उतना ही क्या करता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट में उतना ही हमारे पास क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। एग्री और नॉट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम एक स्प्रिंग ले लें और अभी स्प्रिंग के साथ कोई वेट नहीं है, तो इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, हम कहेंगे स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये इसकी क्या थी, ओरिजिनल लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम इसके साथ एक वेट लगा रहे हैं। मान लो जो यहाँ वेट लगाए हमने 1 kg का क्या लगाया है, वेट लगाया है इसी स्प्रिंग के साथ। तो ये क्या कर जाएगा, ये थोड़ा सा हमारे पास क्या कर जाएगा, देख रहे हो एक्सटेंशन हो रही है, इसमें इजाफा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, फैल रहा है। तो यहाँ से ये स्प्रिंग जो था अपनी लेंथ को चेंज करके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, वेट हमें पता है ऑलवेज जो होता है एक्ट करता है डाउनवर्ड, और हमें पता है कि वेट बराबर होता है mg के, और वेट ही डाउनवर्ड जो सबब बन रहा है वही उसका फोर्स का। तो इस वक्त मैं कह सकता हूँ जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट के, और वेट बराबर है mg के, ठीक है। क्योंकि वेट ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वेट की वजह से ही इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और वेट किसके बराबर होता है स्टूडेंट, mg के बराबर होता है। तो जब हमने एक कम वेट रखा तो इट्स मीन उतना ही हमारे पास यहाँ पे फोर्स की भी वही वैल्यू होगी जितनी यहाँ वेट की वैल्यू होगी, 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लग रही होगी, हम कह देंगे इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सॉरी, अगर हम 1 kg यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ग्रेविटी की भी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो जो वह मास है वो कितना स्टूडेंट 1 kg है, ग्रेविटी में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, वेट कितना आ रहा है हमारे पास इस वक्त आ जाएगा, मतलब कि 10 आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और ये एफ फोर्स के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे 10 न्यूटन, ये चीज़ किसके बराबर होता है, न्यूटन के। तो मतलब कि 10 न्यूटन क्या कर रही है यहाँ पे इस वक्त फोर्स क्या कर रही है, डाउनवर्ड नीचे एक्ट कर रही है। दूसरे केस में हमने 1 kg पहले से ही था और एक और भी लगा दिया, तो टोटल हो गए 2 kg। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास आ जाएगी जो फोर्स लगेगी वो इस केस में हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ रही है, इस केस में हमारे पास 20 न्यूटन क्या लगा रहे हैं हम, नीचे फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सटेंशन भी कम होती है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। तो जब हमने कम फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हुआ, जब हमने ज्यादा फोर्स लगाई तो पॉइंट बी से भी नीचे चला गया। तो यही हुक्स लॉ था बस, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हुक्स लॉ है वो ये कहता है कि जो फोर्स है उसका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्टूडेंट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहीं पे अगर इसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिखे स्टूडेंट तो हम कह देंगे यहाँ पे कि जो फोर्स है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। और इस एक्स के साथ स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक माइनस का साइन भी लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस का साइन एक लगा लेता हूँ, बॉल को हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं।
यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ये माइनस का साइन रीस्टोरिंग फोर्स को बता रहा है कि जो अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ वेट हटेगा तो वापस ऊपर जा रहा है। तो आपने ये भी बताना है कि जो नेगेटिव साइन है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स को बता रहा है। ठीक है, बस इसका यही मतलब है। ठीक है, अब जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटते हैं तो हम इक्वल का साइन डालते हैं। यहाँ पे क्या है, फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात इनका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। एग्री? ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या लिखनी है, जगह कम इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कहेंगे एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स के। और जब भी यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे के कांस्टेंट कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हम के कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, अब हम ना कर इसके कांस्टेंट क्या है ये बताता हूँ मैं। एक्स यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन्स में कह सकता हूँ के इक्वल आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है इस वक्त, ये जो के कांस्टेंट है ये स्प्रिंग की स्ट्रेंथ बताता है कि वो स्प्रिंग जो है हमारे पास कितना अच्छा है, कितना उसकी स्ट्रेंथ है, कितना वो लोड बर्दाश्त कर पाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये यहाँ पे हमें क्या बता रही है, स्प्रिंग की स्ट्रेंथ बता रहा है। ओके स्टूडेंट, डन। तो यहाँ पे ये भी आपको क्लियर होगा कि के क्या बता रहा है, स्प्रिंग का हमें कांस्टेंट, यानी कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, स्प्रिंग की स्ट्रेंथ बता रहा है। जितनी फोर्स लगाऊंगा और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्प्रिंग की स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, लेकिन याद रखना ये स्प्रिंग की स्ट्रेंथ हम तब लेते हैं जब तक हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हम फॉलो कर रहे होते हैं। मीन्स हमने इतनी भी नहीं फोर्स लगा देनी यहाँ पे, खुद नहीं ही नहीं, यहाँ पे लमक नहीं जाना आप लोगों ने खुद ही स्प्रिंग के साथ। ठीक है, कि स्प्रिंग वापस अपनी जो है ओरिजिनल शेप में ही ना आ जाए। वहां से पहले पहले आपने इतनी इस पे फोर्स लगानी होती है कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा हो। हुक्स लॉ यही है कि अगर हम फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन तब तक डिस्प्लेसमेंट हो कि अगर मैं इस फोर्स को यहाँ से हटाऊं तो स्प्रिंग ओरिजिनल शेप में भी वापस जाए, तब तक हुक्स लॉ ओबे होगा। अगर आप यहाँ पे खुद लटक जाओगे तो फिर स्प्रिंग वापस ऊपर नहीं जाएगा। अगर स्प्रिंग वापस ऊपर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, हुक्स लॉ भी ओबे नहीं होगा। ये भी आगे बात समझ। ओके, तो यहाँ पे जो के कांस्टेंट है तब तक ही उस चीज को ही बता रहा है कि जब तक यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होगा, ठीक है, खुद नहीं लटकना, नहीं तो स्प्रिंग वापस ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। उस सिचुएशन में ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर ना के कांस्टेंट आना, फिर कुछ भी नहीं आना। ठीक है, ओके, ये बात भी क्लियर होगी। ओके, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं इसके कांस्टेंट की, तो हम कह सकते हैं ऊपर हम किस में लेते हैं, फोर्स हम न्यूटन में लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है स्टूडेंट किस में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है मीटर होता है, ऐसे ही है। और ये अगर मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो हम कह देंगे न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये के कांस्टेंट का जो है यूनिट आ चुका है हमारे पास। डन। ओके, अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रेस क्या चीज है। ठीक है, स्ट्रेस को देखते हैं, स्ट्रेन को देखते हैं, साथ इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को हम इस तरह के एक सिंबल से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, वो अक्सर सिग्मा वाली मीम्स भी आई होती है। अच्छा, और जो एप्सिलून होता है उसको हम इस तरह ई करके मैंने लिखा भी हो, इसको हम शो करवाते हैं स्ट्रेन से। ये तो हो गए इनके सिंबल। अब सवाल ये पैदा होता है ये दोनों है क्या। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट, जो स्ट्रेस होता है हमारे पास उसकी सिंपल हमारे पास अगर डेफिनेशन की बात करूं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यही डेफिनेशन है, लिख लो। ठीक है, यानी कि अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो प्रेशर आएगा फिर मैं बताता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। अगर दोनों का फॉर्मूला ही यही है तो दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं। जो स्ट्रेस होता है वो किसी भी चीज के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे होते हैं, जांचने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसका, स्ट्रेस का, कि स्प्रिंग के अंदर इंटरनल जो रुकावट है वो किस हद तक है। ठीक है, जब हमने स्प्रिंग के अंदर इंटरनल रुकावट देखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल रुकावट देखने के किस हद तक वो जो है हमारे पास ओबे करेगा हुक्स लॉ को, कितने उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, रुकावट है, ठीक है, जो कि नीचे वाले वेट के खिलाफ वो लगा सकता है। जब हमने वो मेजर करना होता है तो हम यूज करते हैं स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर और चीज़ है, उसको हम आगे जाके देखेंगे किस तरह वो लिक्विड गैस पे लग रहा है, प्रेशर को भी हम आगे देख लेंगे। लेकिन स्ट्रेस याद रखना वो क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज होता है। होपफुल यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम स्ट्रेस को स्केलर भी ले सकते हैं और वेक्टर भी ले सकते हैं, वो डिफरेंट केसेस है, लेकिन हम उसमें भी नहीं जाएंगे कि कब हमने इसको स्केलर लेना है। मोस्टली हम इसको अपनी आसानी के लिए स्केलर कंसीडर कर लेते हैं मोस्टली केसेस में। ठीक है, अदरवाइज को हम वेक्टर भी ले सकते हैं। डन, ये भी बात आ गई समझ। ओके,
अब स्ट्रेस हमारे पास यही है। अच्छा स्ट्रेस ये हो गया। अच्छा अगर हम एक इसको भी जरा देख लो, अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ये होगी, जो हमारे पास रेशो हमेशा दो चीज़ों को आपस में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास रेशो होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ हुई जितनी उसके अंदर, और डिवाइडेड बाय जो उस चीज़ की ओरिजिनल लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वो हमारे पास स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब गौर से देखो ज़रा, यानी कि जितनी चेंज हुई लेंथ में और ओरिजिनल के साथ अगर उन दोनों रेशो को हम डिवाइड कर दे, मान लो यहाँ पर ओरिजिनल जो थी इसकी 1 मीटर थी, यहाँ पे स्टूडेंट ओरिजिनल कितनी थी यहाँ पे इसकी 1 मीटर थी, डन, और जो चेंज आया यहाँ से लेके यहाँ तक का वो आया 2 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेंज कितना हुआ हमारे पास स्टूडेंट, चेंज हमेशा फाइनल से इनिशियल होता है, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ये चेंज हो गया। और 1 पे डिवाइड किया क्योंकि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इन दोनों के रेशियो को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस चीज़ को बोलते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेन होता है जिसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। ये भी बात ओके, चौकस समझ, डन। अच्छा अब हम अगर देखें स्टूडेंट गौर से, जो हुक्स लॉ है वो हम इसको सॉलिड्स की केसेस में हम हुक्स लॉ को ये भी कह सकते हैं कि जो हुक्स लॉ है, मैं यहीं पे हुक्स लॉ के ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हुक्स लॉ होता है स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी आप ऊपर लिख सकते हो स्ट्रेस का, स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, स्ट्रेन के साथ। दिस इज आल्सो नोन एज हुक्स लॉ, कि जितना हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं उतना ही स्ट्रेन बढ़ता है। देखो ना, स्ट्रेस क्या है, फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया। ये स्प्रिंग है, जब हम इसमें फोर्स लगा रहे पर यूनिट एरिया पे, तो उतना ही इसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। जितना मैं फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा करूंगा उतना ही इसकी लेंथ में क्या होगा, चेंज ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये देखो पहला ग्राफ ये बना हुआ है कि फोर्स और एक्सटेंशन हो रही है। जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा ऑब्जेक्ट पे उतना ही उसके अंदर क्या आएगा, उतना ही उसके अंदर इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, पहली बात। और दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, वो यही तो है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, आप इस तरह भी इसको ग्राफ को लिख सकते हो और आप फोर्स और एक्सटेंशन भी लिख सकते हो, क्योंकि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इट्स मीन कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। और जितना हम फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, मीन्स उतना ही उसके लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा। तो दैट्स वाई ये जो ग्राफ है फोर्स एक्सटेंशन या स्ट्रेस स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ को ही बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गई स्टूडेंट बात समझ, डन, ओके, चल सीन है। अब इसको देख लेते हैं कि यंग मॉडुलस क्या है हमारे पास। स्टूडेंट अगर हम जो यंग मॉडुलस को स्टूडेंट हम ई से लिखते हैं यहाँ पे, और ई अगर हम इक्वल ले लेगी किसके बराबर होगा, तो जब आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की समझ आ गई तो सिंपल इन दोनों की रेशो को जो हम अगर आपस में डिवाइड करें, जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, स्ट्रेस को डिवाइड करवा दो किसके साथ, स्ट्रेन के साथ अगर डिवाइड करवा दो आसान लफ्जों में, इनका जो रेशो होगा वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे, उसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस बोलेंगे। देन स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। जितना यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ पे वैल्यू लिख लेना अपने नोट्स में, अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा कम आ रही है तो समझ लो उसकी चीज़ में लचक ज़्यादा है, और अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है उस चीज़ में स्टिफनेस ज़्यादा है, यानी कि वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर कम आएगी वैल्यू मतलब कि वो चीज़ में लचक ज़्यादा है। जिस तरह अगर हम इसकी केस ले लें तो इसका यहाँ पे लचक क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हम कहेंगे इसकी लचक क्या है, ज़्यादा है। मीन्स जब लचक तभी ज़्यादा होगी जब यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और लचक कम कब होगी हमारे पास, जब यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी। होपफुल ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम स्टूडेंट फर्दर जाते हैं, इस ग्राफ की तरफ जाते हैं, 2-3 चीज़ें रहेगी उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी ग्राफ को अगर देखें तो इधर डिफरेंट पॉइंट है A B C D। ठीक है, आपने इससे बस ग्राफ पे फोकस रखो, बाकी लाइन में आप खुद लिख लोगे। यहाँ अगर हम ग्राफ को देखें तो पॉइंट A को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। पहले तो ये देखते हैं ग्राफ आता कैसे है। हमारे पास डिफरेंट तरह की हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है, दिस इज, ठीक है, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। और हार्डनेस टेस्टिंग मशीन से हम यही देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, कि वो कितना हमारे पास फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। यही हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है डिफरेंट तरह की।
और ऊपर से हम उस पर क्या करवा रहे होते हैं, उसी तरह हम उस चीज़ को या तो एक्सपेंड कर रहे होंगे या उसको क्या कर रहे होंगे, कंप्रेस करके देख रहे होते हैं, उस पर अप्लाई करके डिफरेंट तरह की फोर्स अप्लाई करते हैं, और साथ साथ हमारे पास क्या आ रही होती है, रीडिंग उसकी आ रही होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ बुक में देख लीजिए तो ये हमारे पास हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पे आपको इसके दिख भी रहा होगा, ये मीटर सा लगा हुआ है। तो हम जितनी फोर्स बढ़ा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि मटेरियल कब तक जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है और कब ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा और कब वो मटेरियल टूट सकता है। तो सब यहाँ फोर्स लगा के हम यहाँ पे मेजर कर रहे होते हैं और इसी की मदद से हम देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारे पास कितना जो है मतलब कि वो उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी होगी, ठीक है, और कब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सब चीज़ें हम इस मशीन से इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। साथ साथ यूँ करके हमारे पास ग्राफ चल रहा होता है और इस ग्राफ की जो होता है हमारे पास, इस ग्राफ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस मटेरियल की कितनी इलास्टिसिटी लिमिट है, ठीक है, और कितना उसका अल्टीमेट स्ट्रेस और दीगर चीज़ें भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्दर हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पीछे जो हमारे पास ये जो एरिया है, ये वाला है, ये मैंने नहीं लिखा, अभी मैंने देखा है ग्राफ में, ये हमारे पास कहलाता है, यहाँ से पीछे जो एरिया स्टूडेंट, ये हमारे पास कहलाता है इलास्टिक रीजन। ये आ गया हमारे पास इलास्टिक रीजन, और इससे आगे जो आ रहा है वो हमारे पास आ गया है प्लास्टिक रीजन। ओके, ये जो आगे वाला लिखा हुआ है, आई थिंक प्लास्टिक ही लिखा हुआ है, प्लास्टिक रीजन, ये वाला चीज़ रह गई थी मेरे से। इससे आगे प्लास्टिक रीजन है। ओके स्टूडेंट, बी से इधर अगर देखें तो आपने ये कहना है कि ये एक मेटल हमने लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी मेटल लिया हुआ, उस मेटल की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि कितना वो हमारे पास जो है लास्ट लिमिट उसकी क्या होगी, कब तक वो उस चीज़ को कितनी फोर्स वो बर्दाश्त करके दोबारा हुक्स लॉ को ओबे करता है और दीगर चीज़ें। तो यहाँ जो हमने मेटल लिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, वो अगर हम चेक करें इस जगह पे तो उसका एक ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये हमने अब एक मेटल को रख दिया उस मशीन के अंदर, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में, और हम देख रहे हैं कि उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो पॉइंट होगा जहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होगा। हुक्स लॉ ओबे कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट वेट अगर हटा दें और वेट हटाने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो हम कहते हैं हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो ये ए पॉइंट वो है जहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो पॉइंट है जहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होगा, ठीक है। कि जो भी मैंने यहाँ पे मेटल लिया हुआ है वो यहाँ पे अगर इतना मैं उसको वेट डाल के मैंने ढूंढ लिया कि इतने वेट पे अगर मैं इस वेट को हटा दूं तो वो स्प्रिंग अपनी वापस जो होगा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कितना वो फोर्स बर्दाश्त कर सकता है या कितना वो वेट बर्दाश्त कर सकता है। वो पॉइंट कौन सा होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा कहलाता है हमारे पास उसकी जो इलास्टिक लिमिट है। अगर यहाँ से हम आगे चले जाएंगे बी पॉइंट में तो आप जिस तरह आपने देखा होगा जो स्प्रिंग है उसको मैं क्या करने लगा हूँ, जो स्प्रिंग है उस पर मैंने इतना वेट डाल दे कि वो अब एक्सपेंड होके वापस अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा बहुत क्या होगा, स्प्रिंग मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह आप ये पेन का ही स्प्रिंग ले लो, कुछ वेट तक तो वो हिलता रहेगा, लेकिन अब आपने इतना वेट डाला कि अब वो क्या हो गया, वो डी फॉर्म से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा। ठीक है, क्या हो गया, ये उसकी आखिरी क्या थी, जो उसकी लिमिट थी इलास्टिक, वो यही थी। तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे वो क्या है, वो इलास्टिक लिमिट है। इसका दूसरा नाम भी है यील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से वो वापस अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, वो जो स्प्रिंग होगा वो लटक के ही रह जाएगा। ठीक है, लटक जाएगा इसी तरह करके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस को देख लेते हैं। अब अल्टीमेट स्ट्रेस वो पॉइंट होगा जिसमें जो स्प्रिंग है उस पर हमने इतना वेट डाल दे कि वो जो तार है, जो स्प्रिंग गोल गोल जो घुमा हुआ था सोलिनॉइड हमारे पास, वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल इस वक्त स्ट्रेट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट जो है हमारे पास क्या हो गया, वो जो वायर थी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, स्लिप होगी मेरी ज़बान छम, तो बिल्कुल हमारे पास वायर क्या होगी, स्ट्रेट होगी इस टाइम पे। ठीक है, अब वो जो पॉइंट कहलाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, अब अगर एक वायर बिल्कुल स्ट्रेट होगी और आप मजीद उस पर क्या कर रहे हो, फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है अब क्या होगा, वायर जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो वो स्प्रिंग था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है उसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा और वो वायर क्या कर जाएगी, वो जो स्प्रिंग जिससे बनी हुई थी वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो डी पॉइंट उसका ब्रेकिंग पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, देखो अब जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे, बढ़ा रहे, जाहिर सी बात है ऊपर बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, वैसे क्या हो रही है, यहाँ पे स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन थी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी एक लिमिट थी, उस लिमिट से क्रॉस किया अब यानी कि स्प्रिंग अपनी वापस फॉर्म में नहीं आएगा। मजीद अप्लाई करेंगे यानी कि जो वायर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, और अगर मजीद अप्लाई करेंगे तो अब वो जो वायर जिससे स्प्रिंग बना था वो टूट जाएगा। तो ये सब आपने इस तरह करके बता देना है, और इस तरह हम किसी भी उसकी मटेरियल की
जो है लिमिट को और बाकी चीज़ों को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। #पीस आउट।